So in this, we are going to discuss कि how to invest lump sum money in this scenario or uh, whether we should invest or not. Right. So the first question uh, which we will obviously ask from anyone whenever he or she will say कि I want to invest. So first question will be, hold on, no video. अच्छा, screen is not visible. स्क्रीन आई थिंक आई हैव शेयर्ड स्क्रीन. किसी को नहीं दिख रहा है क्या? अब ओके. सो फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कि व्हाट इज योर व्यू. सबसे पहला क्वेश्चन आएगा. अगर कोई बोलेगा कि मेरे को 5 साल से पहले पैसे चाहिए, तो हम क्लियरली बोल देंगे कि नहीं, अभी इन्वेस्ट करने का. देखिए, यहाँ पे इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं. ट्रेडिंग की बात होगी तब तो हम लोग सीधे टेक्निकल चार्ट्स पे आ जाएंगे, जहाँ पे हमें टेक्निकल्स ही देख के डिसीजन लेने हैं. वहाँ पे कोई फंडामेंटल नहीं, कुछ नहीं. बट वहाँ प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि वहाँ पे इमोशंस काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं, आप पे, मेरे पे, सब पे. और मार्जिन ऑफ एरर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. वो बहुत ज्यादा आप एरर करेंगे. आपने तो वो अभी उसको हटा के मैं एक आम इंसान की तरह ये डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जो एक जॉब करने वाला बंदा है यहाँ पे, उसको अभी मार्केट क्रैश, थोड़ा सा करेक्शन देख के उसको लग रहा है कि मेरे को इन्वेस्ट कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए. अगर कर दूंगा तो उसके क्या खामियाजे हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट और गिरता हुआ दिख रहा है. अगर नहीं करूंगा तो उसके क्या डिमेरिट्स हो सकते हैं, वो भी समझना है. तो देर आर ओके. सो I hope you guys have understood this Dow theory concept. Again and again, I'm asking if you haven't understood that concept, we can have a, I mean, webinar anytime whenever you guys say कि नहीं, फिर से करना ही पड़ेगा. क्योंकि I'm again saying in this stock market journey, आपको डाउ थ्योरी पे तो कमांड रखना ही पड़ेगा. और आपको बेसिक्स ऑफ, जो मैंने एक बार बोला था, वेदर यू आर ट्रेडर और वेदर यू आर एन इन्वेस्टर. अगर आप देखो अर्ली स्टेज ऑफ ट्रेडिंग में तो ठीक है, हो जाओगे, आप कर लोगे काम. बट जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाओगे इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग, नॉट विथ एज, आई एम सेइंग, जैसे जैसे आप मैच्योरिटी बढ़ेगी, आपको लगने लगेगा, आपको फिर समझ में आएगा कि नहीं यार, दिस इज नॉट समथिंग वेयर आई कैन स्केल वेरी बिग. और या फिर तब आपको रियलाइज होगा कि नो, आई मीन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रेडर मत बनो. रियलाइज होगा कि नहीं, ट्रेडिंग शायद मेरे लिए नहीं है. बहुत लोगों को लेट रियलाइज होता है, क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजिकली बहुत साइकोलॉजिकल वॉर बहुत चलता है. दैट्स व्हाई वी आर फोकस्ड टुडे मोर ऑन इन्वेस्टिंग. तो लेट्स स्टार्ट. सो टू बाय, we are talking about index, and index will constitute of all stocks. कि उसी से हम ओवरऑल ब्रॉड मार्केट का पिक्चर समझ के उसके बाद हम डिसीजन ले सकते हैं. क्योंकि आप देखो, अगर हमने बोला कि यहाँ पे इंडेक्स क्रैश होता दिख रहा है, तो ब्रॉडर मार्केट भी कहीं ना कहीं यहाँ से गिरना शुरू होता है. वो हो सकता है कुछ 2 दिन बाद गिरे, कुछ 10 दिन बाद गिरे, ऐसा होता है. इस पे एक कॉन्ट्राडिक्शन मैसेज आ जाएगा. कुछ दिन पहले ही मैंने किया था कि अगेंस्ट इंडेक्स जस्ट यू कैन बाय. तो उसका भी 1 मिनट में समझा देता हूँ कि हो सकता है स्टॉक 10%, इंडेक्स 10% गिरे, तो आपके स्टॉक जो आपने बाय किया वो भी गिरे 5-6%. बट अगर इंडेक्स 2% बढ़ेगा तो वो 20% बढ़ सकते हैं, जो अल्ट्रा बुल मूव में रहते हैं. अगेन कमिंग बैक टू टॉपिक. सो हाउ, वेदर आई शुड इन्वेस्ट लमसम एट दिस लेवल और नॉट. तो टू बाय index, so to buy stock, sorry, not stock, to invest lump sum in market, we first need to value overall index और economy की, whether निफ्टी 50 इज एट राइट प्लेस और नॉट. क्या मैं आज इन्वेस्ट करके कहीं फंस तो नहीं जाऊंगा? क्योंकि आपका बेसिस होना चाहिए इवेल्युएशन का पूरा निफ्टी, क्योंकि हम पी वी सब निफ्टी का ही देखते हैं. तो उस इवेल्युएशन में हमारे पास 2-3 तरीके होते हैं कि हम निफ्टी को कैसे इवेल्युएट करेंगे. तो कैन यू गाइस टेल मी व्हाट आर द 2-3
टू थ्री वेज टू इवेलुएट निफ्टी वेदर निफ्टी इज एक्सपेंसिव और चीप। क्या क्या दो तीन तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके होते हैं, तीन क्या इनफैक्ट चार तरीके होते हैं। चलो सबसे पहला मार्केट कैप टू जीडीपी, राइट। फटाफट इंटरेक्ट करिए फिर जाके वो आ जाएगा। दूसरा होगा पी रेशियो, दैट इज आल्सो राइट। थर्ड इज की पी पेग रेशियो, पेग रेशियो नहीं, अर्निंग ग्रोथ है क्या, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो। एक आता है कॉर्पोरेट अर्निंग ग्रोथ रेशियो, वो होता है, पेग रेशियो नहीं होता है। अर्निंग ग्रोथ रेशियो भी वो पी के अंदर ही आ जाएगा। एस आर टी लेवल, ये क्या है? हाँ, तो अब चलो मैं बताता हूँ, दो तीन तीन चार तरीके जो होते हैं, ईपीएस वगैरह नहीं है, मैं बताता हूँ। सबसे पहला जो है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वे इज टू इवेलुएट मार्केट बाय मार्केट कैप बाय जीडीपी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे कारगर होता है, जिसे हम वॉरेन बुफे इंडिकेटर भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि मैं बहुत ही रफ में समझाने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कुछ जिनको बिल्कुल भी नहीं आए ना आए। इसका सिंपल सा मतलब यही है कि आपकी निफ्टी 50 कंपनी के मार्केट कैप डिवाइडेड बाय आपका पूरा कंट्री का जीडीपी, उसका रेशियो क्या है। कभी कभी जैसे अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ है कि मार्केट कैप ऑफ निफ्टी 50 कंपनीज, नॉट निफ्टी, बीएसई 100 कंपनीज हैज सरपास्ड इंटायर जीडीपी ऑफ कंट्री। मतलब कि 100 कंपनीज के मार्केट कैप ने कंट्री के इंटायर जीडीपी से 1.3x ज्यादा है। तो ये अनरियलिस्टिक और अनसस्टेनेबल है। मतलब कि सिर्फ 100 कंपनीज ही हैं जो प्रोड्यूस कर रही है, बाकी के जितने भी आपके लिस्टेड कंपनीज हैं या अनलिस्टेड कंपनी है, और स्पेशली इंडिया भी पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड हुआ नहीं है, बाकी सब कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, इसका ये है। तो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। मतलब है कि लोग कुछ भी भाव दे रहे हैं, कुछ भी प्राइस पे करने के लिए लगे पड़े हैं। और ये एक बहुत ही सिंपल सी ये एनालिसिस है कि ये बहुत ही एक्सपेंसिव और ये अनसस्टेनेबल होता है। विनीत ने बोला प्राइस बाय बुक, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर हुआ, दैट इज मार्केट कैप बाय जीडीपी। अब जो हम इतने दिनों से देख रहे थे, तो आप लोग अगर देखोगे हिस्टोरिक, अभी रिसेंट टाइम में मार्केट कैप बाय जीडीपी अगर मैं देखूं, तो जो मैं भी काफी ज्यादा ट्रैक करता हूँ इनफैक्ट फॉर इन्वेस्टिंग, और ये सभी फंड मैनेजर करते हैं। रिसेंट टाइम में अगर आप देखोगे मार्केट कैप बाय दो तरीके हैं। एक तो आप सर्च करो आर्टिकल्स, या फिर आप खुद से कैलकुलेट कर लो। तो अभी रिसेंट में बिजनेस स्टैंडर्ड का आया था सितंबर में, ये भी इकोनॉमिक टाइम्स में भी आया था, जो आपका कुछ ये 150% था 2007 के 8 2007 से 8 में। और अरे यार, और रिसेंटली अभी क्या हुआ था, ये 130% के आसपास हो गया था। मतलब 2007-8 के लेवल पे पहुंच चुका था। इसको आप खुद भी कैलकुलेट कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते हो। अम, ऐसे निकाल लेते हैं हम लोग कि यार इसको क्लोज करो, यार इसको भी क्लोज करो, हाँ ये भी क्लोज करो। ये देखो आप जाके वर्ल्ड बैंक का डेटा से चेक कर सकते हो कि अभी का ये आप देखो जीडीपी 2020 का 2.62 ट्रिलियन डॉलर। तो इसको ट्रिलियन डॉलर से यहाँ पे मार्केट कैप, ये क्या है, जीडीपी। तो आप इसको लिख लो यहाँ पे 2.62 ट्रिलियन डॉलर। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एम कैप, सॉरी, जीडीपी, जीडीपी 2.62 ट्रिलियन डॉलर, तो 3 ट्रिलियन डॉलर। अब यहाँ पे ये है, तो इसको हमें आईएनआर में कन्वर्ट करना है। और पहले देख लेते हैं मार्केट कैप ऑफ 100 लिस्टेड, ये भी निकाल के रखा है फटाफट करने के लिए। तो ये आपका 2.58 लाख करोड़, 2,58,031 करोड़।
तो आपको देखना है एम कैप बाई जीडीपी। तो पहले एम कैप बाई जीडीपी के लिए इसको भी लाख करोड़ में लाना होगा, तो इसको लाने के लिए कैसे करेंगे? इसको कर देंगे 2.62 इंटू 75 ब्रैकेट। तो 196, ये लाख में ही आता है, लाख करोड़ में ही 1.96 लाख करोड़। इसको हम लोग बोलेंगे 1.96 लाख करोड़। तो आपका एम कैप बाई जीडीपी अगर हम लोग निकालेंगे खुद से भी, तो ये आने वाला है आपका 2.58 डिवाइडेड, जब से ये 1.96 हो जाएगा ये। अगर आपको इसको कन्वर्ट करोगे तो 1.96 लाख करोड़ होगा। मैं एकदम फटाफट इसको करता हूँ। तो ये आ गया आपका 1.316 मार्केट कैप टू जीडीपी आ गया। तो ये आ गया जो आपका न्यूज़ में भी दिख रहा था यहाँ पे। अगर आप इधर ढंग से पढ़ोगे, इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ोगे, तो आपको इसमें आ जाएगा सेम अभी कंडीशन चल रहा था इंडिया का। तो ये हिस्टोरिकली दो तीन बार ही हुआ है आज तक। तो ये क्लियरली कह रहा है कि इंडिया की 100 कंपनीज का मार्केट कैप मींस पूरे जीडीपी से काफी ऊपर है, विच इज समथिंग रियली एक होता है एक्सपेंसिव बोल सकते हैं हम। और एक्सपेंसिव क्या कि ये अनरियलिस्टिक और अनसस्टेनेबल है। तो ये एक फैक्टर हुआ जिससे हमें ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट एक्सपेंसिव है। अब पहला एक ये वे होता है। मैं इसको एक मिनट के लिए अब दूसरे वे पे आता हूँ। दूसरा वे जो होता है पीई, पी पी रेशियो। तो पी रेशियो आई होप सबको क्लियर है, काफी बार हमने डिस्कस किया है। पी रेशियो में हमें कैसे देखना होता है? कोई फटाफट बता सकता है पी रेशियो क्या रेंज अभी होगा? कोई भी ग्रुप में, या किसी को नहीं पता है तो बस बोल दो भाई नहीं पता है। नहीं नहीं, अभी रेंज नहीं, रेंज पूछ रहा हूँ मैं। अभी क्या है वो नहीं जानना है, वो तो मेरे पास खुला हुआ है, वो सारे एक्सेल शीट खुला हुआ है मेरे पास। ये देखो सभी खुले हुए हैं। अभी रेंज क्या होगा? अभी का रेंज क्या है पीई का? तो चलो इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पी का रेंज पहले कैसे निकालते थे? पहले हम निकालते थे 12 से 27 का रेंज हम बोलते थे, 12 सस्ती 27 महंगी। तो ये रेंज कैसे निकालते थे? ये दिसंबर आ गया। 12 एंड 27 बोलते थे, एंड 27। और ये रेंज कैसे होता था? ये हम देखते थे 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड को निकाल के। अच्छा ये किसने बोला? ओके, हाँ जी। अच्छा ये कौन है? एसी अनुज जी, आपने भी वही बता रहे हैं जो जहाँ से मैंने सर से सीखा है, तो यही तो। हाँ तो फटाफट देख लेते हैं। तो पी का रेंज होता है यूजुअली 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड से आपको कंपेयर करना है। और तो अभी का देखना है कि 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड क्या है, तो अभी का रेंज देख लेते हैं। वो क्यों होता है? वो बहुत ही लॉजिकल है कि अगर आपको 10 ईयर गवर्नमेंट 100 रुपए डाल के 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड में भी उतना ही रुपए मिल रहा है जितना स्टॉक मार्केट में मिल रहा है, तो अ, तो आप किधर पैसे डालोगे? 100 रुपए डाल के अगर गवर्नमेंट बॉन्ड में भी आपको 1 रुपए ही कमा रहे हो और स्टॉक मार्केट में भी 1 रुपए ही कमा रहे हो, तो आप किधर पैसे डालना प्रेफर करोगे? तो बॉन्ड में डालोगे। 100 रुपए डाल के 1 रुपए आपको स्टॉक मार्केट में भी अर्न करने की अपॉर्चुनिटी है, और बॉन्ड में भी करने की अपॉर्चुनिटी, तो आप बॉन्ड में डालोगे पैसे। बॉन्ड में अर्निंग बढ़ने की पॉसिबिलिटी होती है। बैंक रिस्क। अरे 100 रुपए डाल के अगर 1 रुपए बॉन्ड से कमा रहे हो और 100 रुपए डाल के 1 रुपए की अर्निंग अभी स्टॉक मार्केट भी दे रहा है, तो आप पैसे किधर डालोगे?
क्वेश्चन ढंग से समझिए इसको। यस, स्टॉक मार्केट में डालोगे ना, 100 रुपये डाल के अगर आपको 1 रुपए बॉन्ड में भी मिल रहा है और स्टॉक मार्केट में भी 1 रुपए मिल रहा है, तो आपको अपने पैसे स्टॉक मार्केट में डालने चाहिए। क्यों? क्योंकि स्टॉक मार्केट में पॉसिबिलिटीज है अर्निंग बढ़ने का, बट बॉन्ड मार्केट में तो नहीं है पॉसिबिलिटीज बढ़ने का, अर्निंग्स बढ़ने का। बॉन्ड मार्केट तो आज भी 1 रुपए देगा, कल भी 1 रुपए देगा, इनफैक्ट नीचे ही देगा, ऊपर तो कभी जाएगा नहीं। बट स्टॉक मार्केट में अगर 1 रुपए मिल रहा है, तो रिस्क यहाँ पे क्या है कि अर्निंग्स बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। और अर्निंग्स ये इस तरह का लेवल आता कब है, जब बहुत ज्यादा सेल ऑफ आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमेशा फॉरवर्ड अर्निंग देखता है और हमेशा और ज्यादा समय तक नीचे क्यों नहीं रह सकता है स्टॉक मार्केट की अर्निंग, नीचे क्यों नहीं रह सकता है, ये भी कोई फटाफट समझाइए। स्टॉक मार्केट की अर्निंग कुछ लोग बोलेंगे कि 4 साल 5 साल तक नीचे भी तो रह सकती है डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया में, तो ये पॉसिबल है क्या? अगर ऐसा होगा तो सारे बिजनेसमैन अपना धंधा वंदा बंद करके सारे बॉन्ड में ही डाल देंगे। ऐसा नहीं होगा। इसको नहीं होने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट कुछ न कुछ फेवरेबल कंडीशन बनाएगी ही बनाएगी आपके इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के लिए। वो चाहे इंटरेस्ट रेट नीचे करके करे, वो चाहे कुछ न कुछ एलोकेट कर दे, जैसे करती है कोल एलोकेट करती है, कोल स्पेक्ट्रम एलोकेट करती है, कुछ न कुछ करके, या लैंड एलोकेट कर देगी, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देगी ताकि उनकी अर्निंग बढ़े। तो कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि बॉन्ड की अर्निंग्स और स्टॉक मार्केट की अर्निंग्स सेम लेवल पे रहे। तो इसीलिए जब भी आपकी लेवल ऑफ रिटर्न्स इन बॉन्ड एंड स्टॉक मार्केट इज सेम, देन यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन इक्विटी मार्केट। तो अभी बॉन्ड मार्केट का देखते हैं 10 ईयर गवर्नमेंट यील्ड कितने पे चल रहा है, फटाफट करते हैं, लेट हो गया है। 10 साल का गवर्नमेंट यील्ड जो भी चल रहा है आपको, कुछ 6.38 चल रहा है, अभी बढ़ गया है, पहले कम था। ये क्या हो गया है, देखो ये बढ़ गया, अभी पहले कम था। तो 6.33 है, तो इससे हम निकालेंगे कि 100 रुपए दे के आप कितना कमा रहे हो बॉन्ड यील्ड में, 6.33। तो अभी आपका आ रहा है लोअर साइड का 15.8, मतलब इसको 16 कर लेते हैं हम, राइट। तो 16 आपका लोअर रेंज हो गया, क्योंकि 16 की पीई पे मार्केट आएगी, तो ऑब्वियसली इट बिकम्स वेरी वेरी चीप टू बाय। वहां पे स्टॉक्स को तो जान लगाने वाली बात जो होती है, जो हमें करना ही करना है बाय, स्टॉक्स में पैसे बेक बोरो स्टील जो बोलते हैं, तो वहां पे हम बाय करेंगे। अब 16 तो लोअर रेंज हो गया, अपर रेंज हमने कैसे, ये 27 था, ये एक्चुअली अपर रेंज का कुछ वो नहीं होता, कोई लॉजिक नहीं होता है। ये हमने हिस्टोरिकली देखा हुआ, जो 2008 में और जो पास्ट में आज तक का, जैसे मैं दिखाता हूँ, ये तो अर्निंग एनालिसिस है। हम्म, इसमें भी नहीं है, कहाँ गया, शायद ग्राफ होगा, ये भी नहीं है, कहाँ गया पी वाला, आई थिंक पी वाला शायद नहीं खुला हुआ है। तो हिस्टोरिकली हमने पास्ट में देखा हुआ है कि जो आपका हाईएस्ट रेंज जो रहा था वो 28 के आसपास रहा था, 27 28। तो हमने बस ऐसे ही, कोई इसका कोई लॉजिक नहीं होता, बस ऐसे ही 15 का आंकड़ा उसमें जोड़ दिया। तो उसी एक लेमन आंकड़े से हमने इधर भी, अगर क्योंकि रेंज जब शिफ्ट हुआ है, इधर 5 पॉइंट का, इधर 4 पॉइंट का, या मान लो 12 से 27 जोड़ रहे थे, तो लोअर रेंज जब ऊपर शिफ्ट हुआ तो हम इधर भी कर देंगे, आपको हाइयर रेंज आ जाएगा 31। तो लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन है कि पिछले इतने दिनों से हमने पीई की बात क्यों नहीं की थी, था राइट साइड में, मैंने देखा नहीं, आपकी नजर तेज है, तो पेज से, नहीं नहीं ये मेरा हाँ ये तो है, ये रहा, नहीं ये मिड कैप 50 है। अच्छा लेट, मैं थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, मैं बस जो दिखाना चाहता हूँ वो दिखा के
फटाफट वो करता हूँ। और देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो आप सीख रहे हैं यही आपको आगे सिखाना है जितने भी यूथ हैं, सो दैट कि वो भी स्टॉक और इन्वेस्ट इंडेक्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनल बेनिफिट। ये सिर्फ सिखाने के लिए हमें सिखाना है और कुछ ये, क्योंकि ये बेसिक है और ये सबको आना ही चाहिए। तो ये हमने देख लिया 16 से 31 का रेंज फिलहाल है। बट हमने एक साल में देखा कि अर्निंग्स पीई 40 पे भी गई थी लास्ट ईयर। इस साल भी गई, इस साल या लास्ट ईयर 40 पे गई थी। तो उस वक्त हम पीई की बात नहीं कर रहे थे और हमेशा और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि पीई के माध्यम से भी हम देख सकते हैं, पीई के मीडियम से भी वी कैन ऑल्सो सी कि वेदर मार्केट इज एक्सपेंसिव और नॉट एक्सपेंसिव। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि उस वक्त अर्निंग नहीं था। तो जब आपका इस रेशियो में, पी में, जब प्राइस बाय ई, जब ये अर्निंग काफी लो रहेगा, जो ये निकाला हुआ है अर्निंग आप देखो पिछले यहाँ से फ्रॉम 2014, इनफैक्ट 2014 से आप अगर देखोगे तो ये देखो ये रहा 320 सेवन थ्री 2015 से, इनफैक्ट 2000 ऐसा कुछ ग्रोथ हुआ नहीं था। तो अर्निंग काफी लो था, यहाँ तक बिल्कुल भी कुछ नहीं था इस ईयर तक। तो अगर आप निकालोगे रेशियो तो वो काफी, बहुत ही, देखो आप अर्निंग ग्रोथ कितनी छोटी कम थी। 2021 से पहले निकालोगे तो ये तो 3.74 भी नहीं आएगा, उससे भी कम आएगा। तो अर्निंग बॉटम पे था और प्राइस ऊपर जा रहा था। प्राइस ऊपर क्यों जा रहा था? क्योंकि लिक्विडिटी के कारण। तो प्राइस इसीलिए आपका पी एक्सपेंसिव आ रहा था। और जो 2020 में क्या हुआ, 2020 के सडन फ्लैश क्रैश में क्या हुआ कि मार्केट गिरा, बट सडन लिक्विडिटी के दम पे मार्केट उठनी शुरू हुई और ट्रिमेंडस उठी। बट अर्निंग अभी तक आई नहीं थी, ऊपर से कोविड का इम्पैक्ट आ गया था। तो कोविड के इम्पैक्ट से और भी अर्निंग सडन डिप कर गया, जो उस क्वार्टर के रिजल्ट्स उस वक्त जो आ रहे थे। तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि अर्निंग और नीचे चली गई, बट प्राइस काफी तेज ऊपर आया क्योंकि लिक्विडिटी पुश काफी जबरदस्त आई। तो उससे हमारा क्या हुआ, अर्निंग काफी एब्रप्ट दिखने लगा, जिसके लिए हम बार बार बोल रहे थे कि अर्निंग्स को अभी देखना यूजलेस होने वाला है। इनफैक्ट बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे थे कि अभी अर्निंग्स, हाँ, जो जिनको ये नहीं पता था वो बस बोल रहे थे कि 28 आ गया, एक्सपेंसिव हो गया। बट अर्निंग्स वाज मीनिंगलेस एट दैट टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। तो अर्निंग हो गया, पी हो गया। अब इसी में एक फ्लॉ आता है कि 2020 के मार्च में हमने फिर क्यों नहीं, क्यों 2000, ये तो अपर साइड में ये वैलिड हो गया कि अपर साइड में की अर्निंग बढ़ने से हमारा, हमें पीई को नहीं देखना चाहिए था। बट 2020 के मार्च में क्या हुआ था, 2020 के मार्च में क्या हुआ था आपको, एक तो अर्निंग लो थी, सडन प्राइस डिप हुआ और वो बहुत ही ट्रमेंडस लेवल पे डिप हुआ और उस वक्त आपका पीई आ गया था कितना, अम, आप 2020 के बॉटम पे आपकी पीई आ गई थी कुछ, देख लेते हैं ये, पर मैं देखूं, मैं तो अभी का देख रहा था। अब देखो ये आ गई थी कुछ, ये 17। तो अपना लोअर रेंज क्या था, 16। तो ऑलमोस्ट लोएस्ट रेंज पे आ चुका था। तो ये एक बहुत ही सही टाइम था एज पर पी रेशियो बाय करने का। तो पी अर्निंग्स भी बॉटम पे था और आपको प्राइस भी बॉटम पे था। जस्ट 1 मिनट, प्राइस भी बॉटम पे था और अर्निंग, 1 मिनट को आया है। तो ये एक काफी सिंपल था उस वक्त ये एंटिसिपेट कर पाना कि मार्केट में अभी पैसे डालने हैं। और अब यहाँ पे हमें देखना है कि मार्केट कैप अभी उस वक्त, अच्छा उस वक्त ये देखते हैं कि मार्केट कैप टू जीडीपी उस वक्त क्या था। आप में से किसी को आइडिया है उस वक्त मार्केट कैप टू जीडीपी क्या था 2020 के बॉटम में?
2020 के बॉटम में मार्केट कैप टू जीडीपी आ गई थी 0.5 के आसपास। लास्ट टाइम 0.5 पे कब आई थी मार्केट कैप टू जीडीपी? 0.5 का मतलब क्या हुआ? 0.5 अगर मार्केट कैप टू जीडीपी हो गई, तो उस वक्त आपके समझ से अभी मार्केट सस्ती है या महंगी है? ऑब्वियसली जब हाफ पे आ गई है तो काफी सस्ती है। और ये इस तरह का चीप मार्केट हमें मिला था 2008 के क्रैश में, क्योंकि इतनी सस्ती मार्केट होती नहीं है। तो इंटायर जीडीपी का हाफ हो गया पूरे प्राइवेट 100 कंपनीज का मार्केट कैप। तो ये भी एक सिग्नल था, ये सिग्नल थी, एक बहुत ही इजी हो गया था उस वक्त बाय करना। ये दो फैक्टर मिल गए हमें। तो अब यहाँ पे देखना, इतने दिनों से हम बोल रहे थे पी मिसलीड कर रहा है। तो अभी यहाँ पे अब बोल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब क्या है, यहाँ से अब मार्केट कैप तो जीडीपी भी मिसलीड करने वाला है अब हमें। अब ये एक बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि यार पहले पीई मिसलीड कर रहा था, अब मार्केट कैप तो जीडीपी कैसे मिसलीड करेगा? आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि नहीं? अभी पहले हम बोल रहे थे कि पहले मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप टू जीडीपी देखो। उसके बाद हम बोल रहे, क्योंकि वो एक सही फिगर बताता है। उसके बाद हमने बोला कि इस पीई देखो, लेकिन पीई में एक प्रॉब्लम है कि पीई मिसलीड करता है। लेकिन अब पीई मिसलीड करने को, पीई कैसे मिसलीड करता है वो समझने के बाद अब बोल रहे हैं कि हो सकता है अब यहाँ से मार्केट कैप टू जीडीपी भी मिसलीड कर रहा है। वो कैसे मिसलीड कर रहा है भाई, ये भी समझना है। हाँ, तो जीडीपी अभी ये काफी लोगों को पता होगा। लास्ट अभी जो ये जीडीपी का इसमें जो हमने देखा, ये दिख रहा है जीडीपी आपका 2020 का। अभी जो अपना फ्रेश जीडीपी आएगा वो 2021 का अभी आएगा। तो अभी तक हम जो कंपेयर कर रहे थे 2020 के आपको फिगर से कर रहे थे, जहां पे मार्केट जो अपनी इंडिया की जीडीपी थी बहुत तेजी से नीचे गई। बट अभी क्या हुआ होगा, तो हम उसके हिसाब से चेक कर रहे हैं कि 1.31 आ रहा है। बट एट प्रेजेंट अभी क्या हुआ होगा, अभी सडन डिमांड और इन सब बढ़ने से अभी जीडीपी में काफी तेज ग्रोथ आया होगा। तो हम यूजुअल ग्रोथ बोलते हैं 6 to 7% प्लस 6% जो इन्फ्लेशन होता है 13%। बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनफैक्ट 14-15% के रेट से ये ग्रो किया होगा। और आगे चल के आने वाले 2-3 साल क्या होगा, आपको ये इसी रेट से इनफैक्ट हो सकता है ज्यादा भी 16-17% से भी ग्रो कर जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा आपको लिक्विडिटी का पुश रहेगा मार्केट में जो हो रहा है। और सडन इकोनॉमी में रिवाइव, सडन ग्रोथ जो आ रहा है और डिमांड जो बढ़ रही है, उससे काफी ज्यादा आपको जीडीपी को पुश मिलने वाला है। कुछ जो एक्सपेक्टेड है कि 15 से 16% के रेट से भी बढ़ सकती है जीडीपी आपको यहाँ से। तो वो जब भी आप कैलकुलेट करोगे, कि आप एक साल पीछे का देख के कैलकुलेट करोगे, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये मार्केट कैप टू जीडीपी फॉल्स सिग्नल देता रहेगा। और आप उतनी आप वो कैलकुलेशन में हमेशा कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो ये भी आपको आगे चल के एकदम करेक्ट पिक्चर नहीं देने वाली है। यहाँ पे भी काफी, क्योंकि हो सकता है मान लो आपकी आज मार्केट निफ्टी सेंसेक्स यहीं रह गई, और मान लो सेंसेक्स यहाँ से सिर्फ 2-3% बढ़ी, और जीडीपी यहाँ से 15% के रेट से बढ़ गई। तो बट आपको, आप कैलकुलेट कर रहे हो एक साल पीछे के नंबर से। तो आपका क्या होगा कि अ, ये जो लेवल आने वाला है ये नीचे है, 1.3 की जगह आ जाएगा 1.05, 1.1 के आसपास आएगा, या 1.1 आएगा। तो जो एक्चुअली हमें दिख रहा था कि काफी एक्सपेंसिव है, वो दिखेगा नहीं। तो इसे भी हम एक करेक्ट पिक्चर नहीं बोल सकते हैं कि आने वाले समय में मार्केट कैप टू जीडीपी आपको सही दिखाएगा नहीं दिखाएगा। तो ये भी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो रहा है अभी। तो अभी हमने देखा कि हम मार्केट कैप टू जीडीपी से भी मार्केट को वैल्यू सही आंकड़े से नहीं कर सकते हैं, पी से भी नहीं कर सकते हैं। तो अब तीसरा क्या वे आता है, थर्ड वे आता है प्राइस बाय बुक वैल्यू, जिस वे से मार्केट को आपको इवेल्युएट करना है। तो प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या होता है? किसी को आइडिया है प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या होता है?
कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्राइस बाय बुक वैल्यू? अच्छा, प्राइस बाय बुक, जैसे देखो प्राइस बाय, यहाँ पे ऐसे करते हैं, प्राइस बाय इक्विटी होता है आपको, प्राइस बाय अर्निंग्स होती है आपको, प्राइस ऊपर और नीचे अर्निंग्स, तो उसी तरह होती है प्राइस ऑफ द कंपनीज ऊपर और नीचे आपको उनकी बुक वैल्यू। एक्चुअली बुक वैल्यू बताती है आपको पूरे एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, ये आपकी किसी कंपनी की बुक वैल्यू होती है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्राइस बाय, ये सही है, ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं इसको कि पीवी, प्राइस बाय बुक एसेट बाय लायबिलिटी, ये बोल सकते हैं, और यहाँ पे इसको ऐसे लिख लेते हैं, प्राइस बाय, तो ये होता है। तो अब इनमें इसमें से बताइए आप कि ज्यादा फ्लक्चुएशन किस में आ सकता है, अर्निंग्स में या एसेट माइनस लायबिलिटी, मतलब बुक वैल्यू ज्यादा फ्लक्चुएट करता है या अर्निंग्स ज्यादा फ्लक्चुएट करता है? बुक वैल्यू ज्यादा, अर्निंग्स फ्लक्चुएट करेगा तो ऑब्वियसली पी काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, तो ज्यादा फॉल्स सिग्नल देने के चांसेस किसके हैं, पीबी के या पीई के? क्योंकि जैसे मान लो कोविड में क्या हुआ, कोविड में सडन डिप आया, तो आपकी अर्निंग्स एकदम सडन नीचे आई, सडन ऊपर आ गई, बट उनके एसेट्स और लाइबिलिटी सडन ऊपर नीचे नहीं होते हैं, तो पी विल ऑलवेज गिव यू अ फॉल्स पिक्चर। तो अब हम देखते हैं प्राइस बाय बुक बुक वैल्यू के हिसाब से मार्केट सस्ती है या महंगी है, वो भी एक हम उससे देख सकते हैं। तो वो देखने के लिए हम किस, कहाँ से कंपेयर करेंगे कि उसका रेंज कहाँ से समझेंगे कि अभी के टाइम में वो महंगी है या सस्ती है? तो व्हाट वाज द हाईएस्ट लेवल इन लास्ट 15-20 ईयर जहाँ पे सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ था प्राइस बाय बुक वैल्यू? 2008। तो उस वक्त का देख लेते हैं, उस वक्त का प्राइस बाय बुक वैल्यू क्या था, आपको देखते हैं फटाफट। आज मैं काफी ज्यादा लेट हो गया कुछ अनवांटेड सिचुएशन के कारण। 2007 के मिड से लेता हूँ, एग्जैक्ट डेट क्या था? तो उस वक्त अगर हम देखें तो आपका पीवी चल रहा था, जो सबसे हाईएस्ट लेवल क्या था इंडेक्स का, पहले ये देख लेते हैं। ये डेट था 7 जनवरी 2008। जनवरी 2008 में क्या चल रहा था अपना, जो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये देखिए 6.5 6.6 के आसपास आपका प्राइस बाय बुक वैल्यू उस वक्त हुआ करता था, जैन 2008 में। जैन 2008 में 6.5 हुआ करता था, तो इसे हम एक हायर रेंज मान सकते हैं। तो अभी चेक करना है कि अभी पहले तो अभी आपको दिखाया 2020 में के बॉटम में क्या था, पहले वो देख लेते हैं, और अभी क्या था ये भी देख लेते हैं। बहुत तेज करना पड़ेगा मेरे को, एक्सेल शीट में शायद होगा डाउनलोडेड, निफ्टी 50। ये देखिए, यहाँ पे अभी हम 2020 में आते हैं।
2020 के आपको मार्च में, देखो आप, जो हमने यहाँ पे इस टाइम में प्राइस बाय बुक वैल्यू था आपका 2.17। तो हम दोनों देख लेते हैं उस टाइम के लो पे कितना था जब बर्स्ट हुआ था। हमने तो ये हायर रेंज निकाल लिया, और लोअर रेंज क्या होगा? लोअर रेंज होगा आपको, लोअर रेंज अगर हम देखें यहाँ पे इस टाइम में देखने की 27 अक्टूबर 2008 को क्या था। तो ये इस तरह से करने का, ये आप खुद भी अपना एक्सेल शीट निकालो, बनाओ, और इससे क्या होगा कि आपको याद रहेगा, हमेशा प्रैक्टिस में रहेंगी ये सारी चीजें, ताकि आप भी किसी अपने जूनियर को सिखा सको और वो अपने खुद से इन्वेस्ट करना शुरू करे। क्योंकि इस तरह फिगर्स, डेटा एंड फिगर दिखाओगे तो फिर वो कन्विंस होगा, तभी जाके इन्वेस्ट कोई करेगा। इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सनल बेनिफिट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये आपको हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। तो उस वक्त चल रहा था 2.12। 2020 के बॉटम में क्या चल रहा था? 2020 के आप देखो 2.17। तो 2020 के मार्च में क्या हुआ था? प्राइस के करेक्शन से एक तो आपको हर फ्रंट पे सस्ती हो गई थी। लोअर रेंज इसका रहा था 2.12, और 2020 में क्या हुआ था आपको, मैं तीनों लिख देता हूँ। पी आपकी चल रही थी 17, लोअर रेंज। पीबी आपकी चल रही थी 2.2, लोअर रेंज। मार्केट कैप टू जीडीपी चल रही थी 0.5, लोअर रेंज। तो तीनों चीजें चीख चीख के बोल रही थी कि दिस इज द बेस्ट लेवल टू बाय। एंड जिनको ये समझ में था वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्राइस वो उन्होंने बाय किया इस लेवल पे, और जिनको नहीं समझ में था वो कंफ्यूज वेट करते रह गए कि और गिरेगा। और तभी आपको आपने सोशल मीडिया पे जो देखा होगा, जो सिर्फ यहाँ पे एक फेलियर आ जाता है टेक्निकल एनालिसिस की। फेलियर यही आ जाता है कि जो सिर्फ और सिर्फ चार्ट देख के टारगेट्स देते हैं, तो वो उनके हिसाब से स्केरी टारगेट आ रहे थे, 6,500, 5,000, इस तरह के टारगेट आ रहे थे। जिनको बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स पता है, जो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, आप चार्ट्स पे रिलाय करते हो 100% ठीक है, बट अगर आपको बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स या बेसिक ऑफ फंडामेंटल्स पता है, ये बहुत ही बेसिक है, तो फिर आपका वो फिर उससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है वेल्थ क्रिएट करने के लिए। तो ये बहुत क्लियर था 2020 के बॉटम पे, रॉक बॉटम पे आइडेंटिफाई कर पाना कि दिस इज द टाइम वेयर यू हैव टू बाय, राइट, दिस इज क्लियर। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी क्या हमें देखना है कि इन्वेस्ट करने से पहले तो ये समझना है कि वेदर मार्केट इज एक्सपेंसिव और नॉट। अगर एक्सपेंसिव है तो हमें कैसे रिएक्ट करना है, अगर एक्सपेंसिव नहीं है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो एक्सपेंसिव है उसको समझने के लिए हमने दो तीन चीजें देखी। प्राइस बाय अर्निंग अभी क्या चल रहा है? अब तो अर्निंग भी ठीक ठाक आएगी। हम कह रहे थे पहले कि अर्निंग ग्रोथ नहीं होने के कारण प्राइस मल्टीपल रॉन्ग रिफ्लेक्ट कर रहा है आपको, तो वो तभी 40 चला गया था। लेकिन अभी पिछले जब भी हम देखते हैं अर्निंग आ रही है पिछले एक साल से लगातार, तो जिसके कारण अब फेयर प्राइस अर्निंग रेशियो अब दिख रहा है। तो अभी आपका प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है? किसी को करंट प्राइस अर्निंग रेशियो पता है? एकदम करंट। तो हम सबसे पहले देखेंगे अभी का करंट प्राइस अर्निंग रेशियो क्या चल रहा है। कि मान लो मेरे को कल को 1 करोड़ इन्वेस्ट करना है या 2 करोड़ इन्वेस्ट करना है, तो मेरे को या 10 लाख इन्वेस्ट करना है या 20 लाख लमसम इन्वेस्ट करना है। तो हम देखते हैं कि अभी का ये साथ में देख ही लेते हैं, ताकि आपको भी आ जाए। अभी हम देख लेते हैं। अरे यार, इसको कर लेता हूँ 1 नवंबर। तो आप देखो अभी आ गई है 23.50। तो सबसे पहला लिख लेते हैं यहाँ पे अभी का जो प्राइस अर्निंग, ध्यान से अब देखिएगा। तो अभी का जो पीई चल रहा है, करंट पीई 23.5, और वो गिर के आया 24। तो अब ये हम बोल सकते हैं पी ठीक है, चलो अब अर्निंग्स के कारण अब पी को हम बोल अब सही फिगर पे आ चुका है। दूसरा, अब देखना है कि मार्केट कैप टू जीडीपी, अभी तो हमने करंट का कैलकुलेट कर लिया, ये आ रहा है 1.3, बट अभी हम बोल रहे हैं कि ये एक फॉल्स सिग्नल दे रहा है। तीसरा जो हमारे पास नंबर आता है प्राइस टू बुक रेशियो, वो देखना है
कि बट ये भी अगर हम 1.3 बोल रहे हैं तो ये एक्चुअली 1.1 के आसपास फिलहाल है। और तीसरा आंकड़ा आता है आपका प्राइस टू बुक वैल्यू। तो प्राइस टू बुक वैल्यू अभी क्या चल रहा है? प्राइस टू बुक वैल्यू चल रहा है 4.26। तो इसको लिख लेते हैं 4.26 है। पीवी चल रहा है आपको, करंट पीवी बाय बी चल रहा है आपको करंट में 4.26। तो अब हमें ये समझना है कि मार्केट ना तो कभी आपको डिस्काउंट पे, बहुत आसानी से डिस्काउंट पे कुछ देती नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम पे ही रहती है। और अ, ना ही आपको इतनी ज्यादा देर तक, मतलब ज्यादा देर तक ऊपर तो रह ही सकती है, क्योंकि सेंटिमेंट्स का कब खात्मा होगा वो किसी को नहीं पता। व्हेन व्हेन वी हैव सीन दिस इन बिटकॉइन एंड मेनी अदर स्टॉक्स और इंडेक्स आल्सो इन पास्ट। तो ऊपर का तो छोड़ सकते हैं, बट सस्ती कभी, बहुत मुश्किल से आपको मार्केट सस्ता प्राइस देती है। तो अभी हमें देखना है, हमें ये मान के चलना है कि हमें ना सस्ती खरीद पाएंगे हम कभी, ना महंगी बेच पाएंगे। तो जब हम सस्ती खरीद नहीं पाएंगे, महंगी बेच नहीं पाएंगे, हम मान के चलते हैं कि वी विल बी डम पर्सन, जो जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे खरीदेगा और फेयर वैल्यू पे सेल करेगा प्राइस को। एक मिनट, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी तो थोड़ा सूख रहा है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, गर्मी देना। तो ये आपको पता है, ये इनफैक्ट आपको किसी भी वेबसाइट को देखने से अच्छा आप खुद का एक एक्सेल शीट बनाओ, खुद का प्रैक्टिस करो। मेरे यही ले लो, ये वाला एक्सेल शीट ले लो और इसी पे टाइम टू टाइम अपडेट करते रहो, या ग्रुप के लिए एक गूगल ड्राइव पे बना दो जिसको हर कुछ यहाँ पे अपडेट करते रहिए आप। तो किसी भी चीज की जरूरत ही नहीं। या फिर एक मैं, इफ प्रियांशु इज अवेलेबल, या फिर अनीश, तो उसको बोलता हूँ फिनकर्मा के वेबसाइट पे भी ऐसा ही बना के डाल दे जो कॉन्स्टेंटली ट्रैक करता रहे। इनफैक्ट ये हम कर देंगे 1-2 दिन में। तो आपके पास 3 पैरामीटर थे जो हमने बात किया, पी, मार्केट कैप टू जीडीपी, और पीबी। तो हमने तीनों फ्रंट पे भी देखा। पी कुछ आप देखो हाइयर रेंज, अगर इसको यहाँ पे ऐसे देखते हैं फिर से, तो पी रेशियो का हाइयर रेंज था 16 और लोअर रेंज था आपको 31। तो इस दोनों का एवरेज क्या आएगा? अगर हम इस दोनों का मिड रेंज निकालें तो मिड रेंज क्या आएगा 16 और 31 का? आप लोग इंटरेक्ट करोगे तभी जाके मजा आएगा, नहीं तो फिर मुझे नींद आती है बहुत ज्यादा। हाँ। तो अगर आप करोगे तो फिर आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। तो और अभी पी क्या चल रही है? अच्छा, वेदश्री इज ऑल्सो हियर, सो आई नीड टू स्पीक इन इंग्लिश ऑल्सो। सो मिड रेंज या मीडियन विल बी अराउंड 23.5। सो टेल मी व्हाट इज द करंट पी? 23.5। तो वी कैन से कि समवेयर इन टर्म्स ऑफ पी, मार्केट इज एट फेयर वैल्यू। ना neither it's very expensive, neither it's very cheap, right? Is this statement true? I mean, am I correct or wrong? So, so from P point of view, market is neither expensive neither cheap. So it's at fair price जो हम बोल सकते हैं. And as we said कि we will consider ourselves कि we are dumb people. And अरे यार, पानी वानी सब अभी चलाना है. तो फ्रॉम पी पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट इज एट फेयर वैल्यू. अब सेकंड आता है
कि हमें देखना है मार्केट कैप तो जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो हमें ये मानना है। तो हमने अभी ये देखा कि ये हमें मिसलीड करेगा, और ये कहीं ना कहीं अभी चल रहा है एक्चुअली 1.1 के आसपास। और आगे चल के ये और भी चीप होता चला जाएगा अगर मार्केट यहीं रह गई, या मान लो 5-6% ऊपर भी चलेगी निफ्टी, तो अगले 6 महीने 1 साल में ये, अगले 2 साल में ये काफी ज्यादा मिसलीड करने वाला है मार्केट कैप टू जीडीपी। और वो क्यों मिसलीड करेगा आपको, ये बात आपको समझ में आ रहा है क्यों मिसलीड करने वाला है? क्योंकि आपका ग्रोथ आगे आने वाले साल में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। आपको ये मान के चलो कि इकोनॉमी इनफैक्ट 15-16% के रेट से ग्रो करेगी, और आपको वो उतनी जल्दी दिखेगा नहीं आपको मार्केट कैप में। तो इसके कारण आपका जब भी कैलकुलेशन आएगा वो काफी डिलेड आएगा, एक एक साल लेट आएगा, जिसके कारण आपकी कैलकुलेशन हमेशा आपको गलत दिखाने वाली है। क्योंकि अभी आप देखो, हम 2020 का अर्निंग मार्केट कैप से कैलकुलेट कर रहे हैं, आज के जीडीपी से, 2020 के जीडीपी से आज के मार्केट कैप को कैलकुलेट करके इवेल्युएट कर रहे हैं मार्केट को, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत है। तो ये भी एक फॉल्स सिग्नल दे रहा है। तो इसमें मार्केट कैप टू जीडीपी में आपका फेयर प्राइस क्या आएगा? फेयर प्राइस इज 1, जहां पे हम बोल सकते हैं कि सब कुछ ठीक है, ना ज्यादा महंगी है मार्केट, ना ज्यादा सस्ती है। ये भी आप एग्री करते हैं? तो कहीं ना कहीं मार्केट कैप तो जीडीपी भी 1 के आसपास ही है, ना ज्यादा, बहुत ज्यादा महंगी नहीं है, ना ही बहुत ज्यादा सस्ती है। तो ये है। अब तीसरा आता है प्राइस टू बुक वैल्यू। नहीं, हमेशा नहीं मिसलीड करता है, जैसे क्राइसिस के टाइम पे तो, और वो हो जाएगा ना, आपको ज्यादा सस्ता बता देगा ना, ज्यादा सस्ता नहीं, और ज्यादा अच्छे से आपको बताएगा क्राइसिस के टाइम पे। आप क्राइसिस के टाइम पे यूज करेंगे तो वो ज्यादा आपको अच्छे से बताएगा। हाँ, तो 0.8, अच्छा ये भी ध्यान रखिएगा जो मनीष जी ने बोला, 15 साल का मीन 0.8 है मार्केट कैप टू जीडीपी। अभी इसको ध्यान में रखना, ये आने वाला है अभी आगे चल के। तो अब हमने ये देख लिया कि मीन मीन छोड़ो, अभी मनीष जी ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि एक फेयर वैल्यू जहाँ पे मार्केट कैप टू जीडीपी 1 को हम बोल सकते हैं कि ठीक है, अगर मार्केट कैप भी 15% से ग्रो करता रहे, और सेम टाइम पे इकोनॉमी भी 15% से ग्रो करा, तो ठीक है, उसको हम फेयर बोल सकते हैं 1 को। 1 हमेशा फेयर है, 1 पे हम ना महंगा बोल सकते हैं मार्केट, ना ही सस्ता बोल सकते हैं मार्केट कैप मार्केट को। तो अब तीसरा आता है प्राइस टू बुक वैल्यू, उसके हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं क्या इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट महंगी है या सस्ती। तो कौन से लेवल के हाईएस्ट पॉइंट को हम देखेंगे, कहाँ से कंपेयर करेंगे ये मार्केट कैप का जोन लेवल को? कौन से ईयर का? 2008 के। 2008 के क्रैश से पहले के टॉप को हम कैलकुलेट, टॉप और बॉटम के प्राइस बाय बुक वैल्यू को देखने की कोशिश कोशिश करेंगे। तो टॉप टॉप कब बना था? 2008 में कुछ जुलाई में बना था। तो अभी हमने देखा कि 6 पॉइंट समथिंग था, कितने पे था? 6.5 पे था। 6.55 पे आपका हाइयर जोन था, और लोएस्ट जोन कब बना था? लोएस्ट बना था आपका कुछ, आप देखो, 2.12, 6.55 और 2.12। तो इसका आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा? 6.55 और 2.12 का आप एवरेज निकालोगे तो कुछ आएगा 4.33 के आसपास। तो पीवी के अकॉर्डिंग आपकी जो फेयर वैल्यू आएगा 4.3, मतलब फेयर नहीं, मीन जो आएगा, मैं मीन को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। 4.33। तो अब करंट पीवी क्या है मार्केट का? करंट पीवी भी आपको 4.33 आ गया है, तो 33 के नीचे ही चल रहा है। तो इन तीनों से हम ये कंक्लूड करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं कि क्या मार्केट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अभी?
एट अभी अभी इतना करेक्शन के बाद क्या मार्केट एक्सपेंसिव है या फेयर वैल्यू पे आके खड़ी हो गई है, मीन वैल्यू पे? अभी फेयर वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अभी फेयर वैल्यू निकालना सेकेंडरी है, वो बाद में निकालेंगे। अभी मीन पे आके खड़ी हो गई है मार्केट। आप अगर 2000 आई गेस 15 2015 से 17 के बीच में मार्केट 2 साल लगातार मीन वैल्यू पे टिकी रही। जो आपका मीन था, मार्केट उसी में ट्रेड करती रही थी। तो हम ये कंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे ना तो मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव है, ना ही मार्केट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सस्ता है। हमें ये पता है कि मार्केट इतना सस्ता कभी हो, इतनी जल्दी से डिस्काउंट देगा नहीं, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम भी इतनी जल्दी वो टिकता नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मार्केट इसी के आसपास, इसी यहीं से ग्रो करता रहता है यूजुअली। जो करेगा, तो हम एक ये थ्योरी लेके चलते हैं कि हम मान के चलते हैं अपने आप को कि वी आर द डम्ब गाय, जिसको फेयर वैल्यू पे ही खरीदना है और फेयर वैल्यू पे ही बेचना है। ये एज्यूम करके चलते हैं हम। ना तो हम बॉटम पे खरीद पाएंगे, ना ही बॉटम पे हम टॉप पे सेल कर पाएंगे। इसको कहने का, इवन दो हम करेंगे, करते भी हैं, बट फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि हम एक डम्ब इंसान है, जो हमें सिर्फ और सिर्फ फेयर वैल्यू पे ही सब कुछ समझ में आती है। तो उससे होगा क्या? तो उससे यही होगा कि आपको जीडीपी ग्रोथ मिल जाएगी। मतलब कि अगर आपने एक के जीडीपी पे, मार्केट कैप के जीडीपी पे, और इस पी पे और इस पीवी पे आज इन्वेस्ट किया, और इकोनॉमी यहाँ से 15-15% के रेट से अगले, मान लो 5 साल ग्रो करती रही 15% के रेट से, तो आपको आपके आपकी जीडीपी आज अगर $3 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन है, तो 5 साल बाद पैसे डबल हो जाएंगे अगर 15% के रेट से। तो आपका कैपिटल भी 15% के रेट से ग्रो करेगा, राइट? अगर आपने फेयर वैल्यू से किया, क्योंकि अगर 15% पे, जब आपने सब कुछ मीडियन पे खरीदा है, जो एवरेज पे खरीदा है, जो मिड पॉइंट पे है, तो यहाँ से मान के चलते हैं कि 5 साल बाद अगर सब कुछ मीडियन पे ही आप निकाल रहे हो प्राइस को, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ना टॉप पे बेच रहे हो ना बॉटम पे बेच रहे हो, 5 या 7 साल बाद आज आपने जो दोनों का, तीनों का मीन पॉइंट पे खरीद के आगे चल के भी मीन पे ही बेच रहे हैं, तो आपको एक चीज तो डेफिनेटली मिलने वाली है। दैट इज जो इकोनॉमी जिस रेट से ग्रो किया है 15% से, अगर 10% से ग्रो किया तो 10% से का रेट मिलेगा, 15% से मिला है तो 15% से मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है आपको कि फेयर इस वैल्यू पे अगर आपने खरीदा तो यहाँ पे आपको आप ज्यादा स्कोप, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने सेम इसी मीन पे आगे चल के बेचा, तो मान के चलो कि आप हाई पे कभी बेच ही नहीं पाओगे। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि चलो ये तो हो गया, एक लेमैन की बातें कर रहे हैं हम कि हाँ यहाँ पे एक लेवल, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज जो निफ्टी जिस लेवल पे है, ये कहीं ना कहीं मीन के पास है, ना ये सस्ती है ना ये महंगी है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके अगर आप इसी सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी के ग्रोथ को में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो बहुत इजीली आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या आप में से सभी इकोनॉमी का वो 14-15% का ग्रोथ लेने के लिए ही मतलब बैठे हुए हो, या आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए? क्योंकि 14-15% तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पे आप करोगे तो फॉर श्योर इस लेवल से अगले 10 साल का अगर आप वो प्लान कर रहे हो, तो ये रेट आपको मिलेगा 15% के आसपास। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, हमें जो है थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए, और हमें थोड़ा सा सस्ते में माल खरीदना है, सस्ते में। अच्छा, अभी मान लो एक और मैं पूछता हूँ कि मान लो ये सब ठीक है, पीवी सही है, मीडियन पे है, पी मीडियन पे है, लेकिन अगर एक्चुअली मार्केट कैप टू जीडीपी 1.3 पे है, आपने यहाँ पे पैसे 1.3 ट्रिलियन डॉलर के, 1.3 के मार्केट कैप जीडीपी पे आपने पैसे लगा दिए, और ऐसे इसको कर लेते हैं, एम कैप बाय जीडीपी
मान लो मार्केट कैप आपका 3 का आज, और अ, पकड़ लो ये, ये और यहाँ से, अरे 3 मार्च क्यों आ जाता है साला। ये 3 का मान लो मार्केट कैप है, और 3 का आपको सॉरी, $3 ट्रिलियन आपकी मार्केट कैप है, और जीडीपी आपकी $3 ट्रिलियन, और दो जीडीपी आपकी 15% से ग्रो करा, तो आपका मार्केट कैप भी मतलब 15% से ही ग्रो करेगा। ये क्लियर है। अब एट द सेम टाइम मान लो आपने मार्केट कैप चल रहा है $3.9 ट्रिलियन, और आपकी जीडीपी चल रही है $3 ट्रिलियन, मतलब जो ये वाला सिनारियो जहाँ पे 1.3 या 1.4 के आसपास होगा आपको रेशियो, तो आपने वहां पे इन्वेस्ट किया, और जीडीपी आपकी बढ़ गई 15% से, बट आपका मार्केट कैप क्या 15% से बढ़ पाएगा उसी हिसाब से? क्योंकि लंबे समय में आपको एक निफ्टी जो है रिफ्लेक्ट करती है आपको इकोनॉमी को, तो वो शायद उस रेट से ग्रो नहीं कर पाएगा। जीडीपी आपकी 5 साल में डबल हो जाएगी, आपका मार्केट कैप जो वो डबल नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही हायर लेवल पे था। तो आपको ग्रोथ में, आपके पोर्टफोलियो में, आपको जहाँ इकोनॉमी डबल हो गई, आपका पोर्टफोलियो डबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है या तो मीन पे खरीदो, या तो मीन के नीचे खरीदो। मीन के नीचे खरीदो तो बहुत अच्छी बात है, मीन पे खरीदोगे तो एवरेज रिटर्न तो आएगा ही आएगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी हम ये तो हमें क्लियर है कि हम मोर और लेस एवरेज पे खड़े हैं। तो अब एवरेज पे कैसे इन्वेस्ट करना है हमें? मान लो मेरे पास आज 1 करोड़ है, और अब मैं, ध्यान रहे ये ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं। या मान लीजिए मेरे को कल 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे करने वाला हूँ वो 10 लाख रुपए इन्वेस्ट? तो अब यहाँ पे जब सारी चीजें मीन पे है, बट मेरे को थोड़ा सा ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो मैंने सीखा है सर से, जो मैंने सीखा है, वो अपना 50% पैसा कल ईटीएफ में डाल दूंगा अपने। इनफैक्ट 50 तो नहीं, अगर 1 पे है तो आपको 50% नहीं, देखिए 1 पे है तो आप 70-30 कर सकते हैं। 70% अपना अभी बॉन्ड में डाल दूंगा, डेट में डाल दूंगा, और 30% डाल दूंगा आपको ईटीएफ में कल के कल। 3 लाख रुपए ईटीएफ में डाल दूंगा, और उस 70% पे एसटीपी कर दूंगा, जहां पे पर लाख रुपए से मेरे 1,500 रुपए कट कट के हर महीने आपको उसमें इंडेक्स में जाते रहे, एसआईपी के फॉर्म में, एसटीपी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान के फॉर्म में। तो उसका क्या बेनिफिट है इस फॉर्म में? तो फिर यार मेरे 5 साल लग जाएंगे, 1500-1500 रुपए कट कट के, अगर मैं करूंगा तो 5 साल लग जाएंगे मार्केट में पूरी तरह से पैसे जाने में, राइट? ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये समझ में आ रहा है यहाँ तक? अभी आपको डाउट तो नहीं है इसमें? अच्छा वेदाश्री जी, आई एम सो सॉरी, आई विल राइट अ लॉन्ग नोट, आई मीन आई विल कन्वर्ट ऑल दिस webinar in PDF form, and we will upload on this FinKarma. तो क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो व्हाट आई विल डू कि 70% विल बी इन डेट, एंड 30% विल बी इन वन टाइम लमसम, कल में इन्वेस्ट कर दूंगा। वाई 70% इज इन डेट? बिकॉज आई वॉन्ट टू एक्यूमुलेट मोर। जब आपका प्राइस टू, सॉरी, मार्केट कैप टू जीडीपी 1 के थोड़ा नीचे आ जाए, तो मैं उस वक्त थोड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस फॉर्म में अगर इंडेक्स 15% से ग्रो कर रही है, और मेरा एवरेज मीन से नीचे है, तो मेरे को ग्रोथ रेट थोड़ा ज्यादा मिल जाएगी। अगर मैं ऊपर के रेंज में करूंगा तो हो सकता है इकोनॉमी डबल हो जाए और मेरा पैसा डबल ना हो। तो एटलीस्ट मेरे को वहां पे इकोनॉमी को बीट करने के लिए हमें थोड़ा सा ये वेट करना पड़ेगा। अब अच्छा अच्छा, मैडम वेदाश्री जी, प्लीज वेट टिल टुमारो, वी विल हैव a complete write up tomorrow or day after tomorrow, complete write up on this, and we will upload on FinKarma website, so that will also help you a lot in understanding. So what we are going to do tomorrow, if I have to invest 10 lakh, I will invest 3 lakh lump sum in Nifty Bees tomorrow, and 7 lakh I will put in debt fund. From there I will give an instruction for STP for
₹1,500 per month in index. Now, in this way, it will take 5 years to invest entire 7 lakh. Um, so how what I am going to do that in, or in, if in between market will keep going up, it will be like a big miss for me. But ऐसा होता नहीं, but this is very rare. In mid market usually correct and gives opportunity where आपको price will definitely price sometimes, देखिए ऐसे मार्केट कभी भी, मैं इधर से, मार्केट विल नेवर गो इन दिस वे एंड नेवर हैज गॉन इन दिस वे फॉर लॉन्ग टर्म। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ कि ऐसे कभी जाएगा नहीं। अगर ये आपका मीन है मान लो, तो मार्केट यूजुअली ऐसे 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 कभी कभी ऐसे, और कभी कभी जो 2020 का क्रैश आया तो ऐसे ऐसे हो जाता है, ऐसे चलती है। तो ये जो छोटे छोटे मूव आएंगे ना, ये वंस इन ए डिकेड होता है ये वाला। ये, इसको मैं दूसरे उससे करता हूँ, ये वाला वंस इन ए डिकेड होता है। अरे यार, इसको ब्लैक कर देता हूँ मैं। ये वाला वंस इन ए डिकेड होगा। तो हम वेट कर रहे हैं कि इस तरह के लेवल आ जाए जहां पे मार्केट कैप टू जीडीपी एक के नीचे आ जाए। वहां पे जैसे ही मार्केट कैप टू जीडीपी आया आपको 0.8 से 0.9 के बीच में, जो बहुत बार होगा, क्योंकि आपकी जीडीपी जब बहुत तेज ग्रो करेगी, और क्योंकि अब जीडीपी बहुत तेज ग्रो करने का दिख रहा है आगे आने वाले समय में, तो वहां पे आपका मार्केट साइडवेज चली जाए और जीडीपी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज चली जाएगी, तो वहां पे आपको, फिर वहां पे क्या करूंगा, मैं अपने एसटीपी को बढ़ा दूंगा 50%। या वहां से मैंने अभी जैसे 70% है, वहां पे दो चीजें कर सकता हूँ। वहां पे मैं अपना एसटीपी बढ़ा दूंगा, डबल कर दूंगा। जैसे ही 0.8 से 0.9 के बीच में आएगा, एकदम डबल। और जैसे ही 0.8 के नीचे गया प्राइस, तो मैं, आप समझो, ट्रिपल। और जैसे ही इन, मान लो कुछ बुरा खबर आ गया, सडन 15 से 20% का करेक्शन आ गया मार्केट में, तो अब बहुत लोग बोलेंगे ऐसा कहाँ होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा भी हुआ है पास्ट में। तो मान लो कुछ ऐसा सीन आ गया, जैसे ये वाला 2016 में कुछ एकदम सडन से बुरा खबर आया, मार्केट एकदम क्रैश किया, और यहाँ पे आपको आ गया 0.5 के, 0.6 के आसपास, या पॉइंट 0.6 तो नहीं आएगा, 0.7 के आसपास। तो फिर हम यहाँ पे उस 5 साल के अंदर पूरा पैसा झोंक देंगे इधर, और फिर बैठे रहेंगे। तो इस ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है लॉन्ग टर्म में पैसे को इन्वेस्ट करने का। अब देर इज अनदर वे। ये तो एक वे हो गया। अब यहाँ पे दूसरा वे क्या है, जो मैंने समझा है कि दूसरा वे है कि देखो, हमने, पहला तो तरीका होता है, ये तीन तरीके हो गए। एक चौथा तरीका होता है डाउ थ्योरी, जिसको इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, उसको बस समझ में, वो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। तो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, तो आपका रिसेंट बॉटम ये था। तो आप दो तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। एक तो, जैसे रिसेंट बॉटम के आसपास मान लो यहाँ आ गया, इधर जैसे ही आया, तो यहाँ से आप एसआईपी फॉर्म में थोड़ा थोड़ा शुरू कर दोगे, और इसको स्टॉप लॉस लेके बैठे रहो। और ये एक तरीका होता है। दूसरा होता है कि जैसे जैसे रिसेंट टॉप टूटता है, आप वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू करो। तो हम सारी चीजों को क्लब करके अपने इन्वेस्टमेंट को अभी करने वाले हैं। तो अब मेरे से अब आप समरी पूछोगे, व्हाट यू आर गोइंग टू डू टुमारो इफ you have to invest. So what I am going to do, what I am going to do, what I will invest 30 to 40%। अगर कल डिप हुआ तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू इन्वेस्ट 30 to 40% एट दीज लेवल्स। 16,400 500 के आसपास मैं खरीदूंगा। और जैसे ये गैप है, यहाँ पे आप देखो, ये गैप जैसे ही फिल होगा, यहाँ पे मैं 30 से 35% इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मीन पे है। फर्स्ट थिंग इसकी मीन पे है। 35 से यहाँ पे मीन पे एवरेज करूंगा मैं, फ्रेश पैसा डालूंगा। उसके बाद जैसे जैसे प्राइस इसके आसपास आएगा, मान लो और क्रैश क्रैश किया, तो मैं यहाँ पे और पैसे डालना शुरू करूंगा, और मेरे पास यहाँ मतलब 50% तक का पैसा मैं इधर डालूंगा। आपको 15, यहाँ से 16,800 से 15,400 के रेंज में मैं काफी पैसे डालूंगा, 50% होगा वो। अब रेस्ट 50% व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल होल्ड। एंड आई हैव टू सी वेदर नया बॉटम बनता है। जब भी नया बॉटम बनेगा, जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था कि दिस इज द न्यू बॉटम, इधर यहाँ पे कहीं किया था, नॉट हियर। यहाँ पे तो पता ही नहीं था बॉटम है, हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया था, मुझे अच्छे से याद है कि दिस इज न्यू बॉटम।
तो हम इसी तरह वेट करेंगे, मान लो प्राइस यहाँ से आके यहाँ ऐसे अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ से ऐसे रिकवर करेगा, तो हम वेट करने वाले हैं। वैसे तो मैं 50% पूरा जो जो मेरा तरीका है उस पे कर लूंगा, इन्वेस्ट कर दूंगा। और इनफैक्ट आपको भी वही करना चाहिए, आपको पहले वाले तरीके में जाना चाहिए, आपको दूसरे वाले तरीके में नहीं जाना चाहिए। आपको थोड़ा सा मिक्स कर दो, ट्विस्ट कर दो, तो आप 50% तक यहाँ कर सकते हो, बाकी 50% एसटीपी चलने दो। और ट्राई, क्योंकि आप टाइम कर नहीं पाओगे और उसमें क्या होगा, लंबे समय में काफी दिक्कत आ जाएगी। तो आपको, और टाइम कोई नहीं कर पाता लंबे समय तक, बट अभी मेरे को लगता है आजकल के मैं थोड़ा सा कर रहा हूँ, तो वो करूंगा मैं। तो आप क्या करो कि 50% डालो, 50% डेट में डालो, और हर 3 महीने पे, एक क्वार्टर पे आप चेक करते रहो मार्केट कैप टू जीडीपी क्या चल रहा है, और पी का क्या सिनेरियो चल रहा है। अगर वो सस्ती हो रही है तो आप अपना एसटीपी बढ़ाते रहो, और बाय गॉड ग्रेस अगर आपको सडन क्रैश दिखता है, मान लो फ्लैश क्रैश आया, तो उस वक्त पूरा पैसा झोंक दो मार्केट में। तो हमें अब क्रक्स निकालना है इस वेबिनार का, क्या क्रक्स है। तो क्रक्स यही है कि मार्केट ना तो एक्सपेंसिव है, ना तो मैगी है, सॉरी, ना तो मैगी है, ना तो, नीदर इट्स एक्सपेंसिव नीदर इट्स चीप। तो इट्स एट फेयर वैल्यू, वी कैन से कि इट्स एट मीन वैल्यू, वेयर वी आर ओके। ठीक है। तो अब यहाँ से एनी करेक्शन विल मेक एम कैप टू जीडीपी मोर चीप, एंड पी तो चिप से मीडियन से नीचे ही आ रही है, पीवी भी मीडियन से नीचे ही आ रही है। तो यहाँ से 500-700 पॉइंट का करेक्शन विल बी वेरी लुक्रेटिव। अब यहाँ पे हमने जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया था, 0.6 छोड़ो, हमने 0.5% ही अगर हम देखें, तो 16,300 के आसपास आते आते मार्केट आपकी काफी सस्ती हो जाएगी। मतलब सस्ती नहीं, मीडियन से नीचे आ जाएगी। और मेरे को लगता है मार्केट कैप तो जीडीपी भी करीब करीब एक के हल्का सा नीचे आ जाएगा, जो हमने एकदम 1 महीने पहले बात की थी, या एक एक के आसपास आ जाएगा। तो वो काफी फेयर वैल्यू हो जाएगा आपको इन्वेस्ट करने का। तो दिस विल बी द, यह ये जो लेवल आएगा, तो ये हमारा काफी ल्यूक्रेटिव लेवल होगा इन्वेस्ट करने का। अगर 16,000 आ गया तो आप समझ लो दैट विल बी द बेस्ट लेवल टू इन्वेस्ट। क्योंकि हम डाउन ट्रेंड तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक कि बॉटम इंटैक्ट है। तो आपको लॉन्ग टर्म, आपका देखो ये बॉटम रहा, ये बॉटम, तो 3 तरीके 4 तरीके होते हैं, 4 नहीं 5 तरीके होते हैं। एक कॉर्पोरेट अर्निंग बाय कॉर्पोरेट ग्रोथ वाला नहीं बताया मैंने, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम। तो एक तरीका होता है मार्केट कैप टू जीडीपी, दूसरा तरीका होता है पी टू पी रेशियो, तीसरा होता है प्राइस बाय बुक, जो हमने तीनों तीनों को मीन हमने निकाल लिया। तीनों का मीन के हिसाब से, दो के हिसाब से मार्केट अभी मिड मिड रेंज में है, ना एक्सपेंसिव ना सस्ती, मीडियन पे है। प्राइस मार्केट कैप टू जीडीपी भी करीब करीब मिसलीड अभी कर रहा है, तो वो भी करीब करीब 1.1 1.2 1.1 के आसपास होगा। और अगर यहाँ से 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट मार्केट गिरेगी, तो 1 के आसपास आ ही जाएगा। और अ, मान लो 16,000 के आसपास, तो वो 1 के नीचे चला जाएगा, फॉर ये समझ में आ रहा है मेरे को। तो ये 3 फ्रंट पे मार्केट काफी इन 3 का कॉम्बिनेशन हम देखेंगे तो हमें 16,000 के आसपास मार्केट एवरेज लगती है, एवरेज लेवल के आसपास है। तीसरा क्या है, चौथा तरीका क्या होता है, डाउ थ्योरी। डाउ थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जब जब टॉप टूटता है तो आपको बाय करना चाहिए। तो इसको लाइन चार्ट पे देखते हैं। तो आप हमने तीनों टॉप को आइडेंटिफाई किया था, और चारों बार आपको बताया था। ये सारी लर्निंग जो है बहुत ही साल पहले वरुण सर से सीखा था मैंने, और वो आज भी कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आपको भी यही करना, आप मेरे से किसी से भी सीखिए, मेरे से या किसी से भी। तो आपको अपने यूथ को समझा के इन्वेस्ट कराना है इंडेक्स में। इसका बेनिफिट क्या होगा, जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे मार्केट उतना ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये देखो, तो अभी अपना ये था टॉप, ये है बॉटम। जैसे ही बॉटम के आसपास एक नया बॉटम ऐसा बन सकता है, तो आपको समझना है कि यहाँ से 300-400 पॉइंट से आपको अपने लमसम इन्वेस्ट करना, तो आप कर सकते हो, जो आप वेट कर रहे थे। क्योंकि पहले तो हम सिर्फ वो पी की बॉटम की बात कर रहे थे, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मार्केट एक्चुअली लुक्रेटिव हो रही है, रेदर देन गेटिंग एक्सपेंसिव। मार्केट अब मीडियन पे आ गई है।
तो मीडियन पे आ रही है, तो वो एक आप मान लो आज फेयर वैल्यू पे खरीद भी रहे हो, तो कल को आप 5 साल बाद फेयर वैल्यू पे बेचोगे भी तो आपको नुकसान कुछ नहीं होगा। जो कंट्री जिस रेट से ग्रो करेगी वो तो मिलना ही मिलना है। और अगर आपने मान लो एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूव आ गया बीच में, तो हम अब पार्टी को एंजॉय करते रहेंगे और डाउ थ्योरी का इस्तेमाल करते रहेंगे, अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहेंगे। मान लो ऐसे मार्केट चलता रहा एकदम ऐसे 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 ऐसे, तो हम अपना कुछ नहीं, हम चुपचाप अपने स्टॉप लॉस को बढ़ाते रहेंगे। इसके बाद एक हम करेंगे कवर्ड स्ट्रैटेजी। अब कवर कैसे करना है, ये कवर स्ट्रैटेजी भी मैं 2-3 दिनों के मतलब इस नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे को कर लूंगा, सैटरडे को कर लूंगा, कि आपको फिर टाइम टू टाइम अपने पोर्टफोलियो से और रिटर्न निकालने के लिए आपको कैसे अपने पोर्टफोलियो को कवर्ड कॉल और इन सब से आप अपने रिटर्न्स को थोड़ा ज्यादा बढ़ा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप लोगों को डाउट क्लियर है, या कुछ डाउट है तो बताइए फटाफट, 11 बज गया। तो इसको यहीं एंड करते हैं, और